हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग अराउंड, बोर्ड एग्जाम सामने से चल रहे हैं। एट द सेम टाइम सबके मन में सवाल होता है कि हम आखिरी के दिनों में एग्जैक्टली क्या करें। इनफैक्ट आई थिंक बच्चों से लेकर पेरेंट्स से लेकर मैं आपके सामने हूँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि लास्ट के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट हम कितनी भी प्रिपरेशन करें, बट आखिरी के दिनों में हम किस तरह से उस प्रिपरेशन को अंजाम दें, सो दैट यू नो वी कमिंग आउट विद फ्लाइंग कलर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कीपिंग दिस इन माइंड, वी हैड कपल ऑफ सेशंस अर्लियर। हमने पिछली बार मैथमेटिक्स के ऊपर सेशन किया था, आज हम सेशन करेंगे इकोनॉमिक्स के ऊपर और एक्सपर्ट से जानेंगे कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में एग्जाम से पहले हम उन दिनों को कैसे यूटिलाइज करें, सो दैट वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आउटपुट कमिंग आउट. So today we have with us one of the renowned faculty of Gwalior for economics, Madam Divya Suri. She has been instrumental in guiding thousands of students in Gwalior with an experience of more than 15 years, right? So today she'll guide us through the entire process of the last days of preparation कि कैसे economics को आखिरी के 8, 10, 15 दिनों में लिया जाए और flying color से pass करें. So welcome Divya ji, how are you? Thank you so much Manoj for having me. It's a pleasure to be here. Great, thank you. Divya ji, people have a lot of queries regarding economics as you know a subject. तो मैं जानना चाहूँगा कि how would you guide people कि आखिरी के 8 से 10 दिनों में, I think 10 से 12 दिन ही बचे हैं looking at other exams, right? So 10 से 12 दिनों में आप कैसे गाइड करोगे कि बच्चा 10 से 12 दिन में करे क्या, वो पढ़ाई करे, टेस्ट करे, तो क्या आप कैसे गाइड करना चाहेंगे बच्चों को? See roughly कॉमर्स वालों के लिए आई वुड से कि 7 से 8 दिन का समय है, बिकॉज 11th को उनका इंग्लिश का एग्जाम होगा. सो राइट आफ्टर दैट ऑन 19th वी हैव इकोनॉमिक्स. ह्यूमैनिटीज वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय है, 10 to 12 days. सो रफली वी जस्ट हैव दीज 8 to 10 days विद आवरसेल्व्स. तो ये जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं, हमें इसमें जो फोकस करना है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज एवरी डे एटलीस्ट एक सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करना है, एंड दैट सैम्पल पेपर हैज़ टू बी इन राइटिंग. अगर आप सरफेस में उसको पढ़ेंगे, अगर आप सिर्फ उसको ओरली समराइज करेंगे, सो दैट वुड नॉट फेच यू एनी गुड रिजल्ट्स. A sample paper has to be done in the same manner as you sit for a 3-hour examination. Secondly, I would say कि ये जो आपके पास 8 से 10 दिन हैं, every day at least 4 to 5 chapters जो आप already पढ़ चुके हैं, उनको आपको फिर से रिवाइज करना है, and that too thoroughly revise. Every kind of question answers given at the back of the book, every kind of reason assertion questions, every kind of true false statements जो आजकल पैटर्न चल रहा है. So the entire chapter has to be thoroughly done. So these two things I would suggest all my students. Number one is sample paper, every day at least one sample paper, and secondly हर दिन आपको कम से कम 4 से 5 chapters, because in economics roughly we have 24 chapters. तो अगर आप हर दिन 5 chapters भी करेंगे, so it would go a long way in getting your preparations well. That's great to know, दिव्या जी. Now बच्चों के दिमाग पे एक और भी सवाल होता है कि कौन सा चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होता है, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप 24 चैप्टर्स बोल रहे हैं तो कुछ चैप्टर का वेटेज ज़्यादा भी होगा, गोइंग बाय योर पास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस. तो आप बताना चाहेंगे कि किस चैप्टर पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ज़्यादा एफर्ट्स मारने चाहिए, सो दैट दे स्कोर बेटर, बिकॉज अल्टीमेटली बच्चा मार्क्स के लिए फाइट कर रहा है. So eventually, as we say कि economics में the most weighted chapters, number one is national income. अब national income is a compilation of numericals as well as theory portion. The second chapter which carries more importance is aggregate demand and aggregate supply. And the number third chapter from macro is government budget. Now these three chapters entirely makes up your 80% of the marks weightage. तो अगर आप इन 3 chapters पे अच्छे से focus करेंगे, so I would basically assure you कि आप macro में out of 40 at least 30 marks का तो preparation करके ही जा रहे हैं. Because these 3 chapters are carrying highest weightage: national income, aggregate demand, aggregate supply, and government budget. As far as Indian economic development is concerned, the first chapter, which highlights the independence era of India, when India just attained its independence, so that chapter, and the new economic policy chapter, which is the LPG chapter, these 2 chapters combined are carrying more weightage as compared to the other chapters. And the most highlighted chapter of Indian economic development is India, China and Pakistan, which is the neighboring analysis of these 3 countries. That alone chapter has a weightage of 8 marks. So if you focus on these combined chapters, so I would say your 80% of marks weightage would be covered. दिव्या जी, जहाँ आपने चैप्टर्स की बात करी, आई एम श्योर बच्चे पढ़ भी रहे होंगे. मुझे बताइए कि बच्चे कौन सी गलतियाँ करते हैं नॉर्मली, बिकॉज हमारे केस में तो ऐसा होता है कि वी नो वेयर आर द मिस्टेक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. तो आपके केस में क्या होता है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स डू जहाँ पर उनके नंबर कटते हैं? So सबसे पहली गलती इन माय व्यू पॉइंट जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में जितना ध्यान आप लिखने पे करते हैं, उतना ही ध्यान आपको प्रेजेंटेशन पे भी करना है. फॉर एग्जाम्पल,
if a question says draw a two sector model with or without savings which is from national income chapter, अगर आप उसमें सिर्फ लिख कर आएंगे without drawing a diagram or a flow chart, so obviously आपके मार्क्स वहां पर कहीं ना कहीं कट जाएंगे. तो जितना ध्यान आप थ्योरी पर देते हैं, लिखने पर देते हैं, the same importance has to be given to your presentation, how you present your paper, how you draw diagrams, how you draw flow charts, because economics is an amalgamation of theory plus your presentation. जो दूसरी गलती मुझे लग रहा है आजकल के बच्चे कर रहे हैं कि वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखकर आ जाते हैं. पैराग्राफ इज बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है फ्रॉम द एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट उसको रीड करना. अगर आप वही चीज पॉइंट वाइज लिखते हैं, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन योर आंसर, तो उसमें एग्जामिनर आपको ज्यादा बेटर तरीके से स्कोर कर पाएगा. अ पैराग्राफ ऑलवेज लुक्स अ लिटिल बोरिंग, और अगर उसी चीज को आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दें, थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दें अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सो आई एम वेरी श्योर कि आपकी स्कोरिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. और तीसरी गलती जो बच्चे आई थिंक करते हैं कि इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स का भी बहुत वेटेज और इम्पॉर्टेंस है. नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स में सिली मिस्टेक्स करना, जो भी कंपोनेंट्स उसमें ऐड होते हैं कई बार बच्चे उसको ले नहीं पाते. एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें भी बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, विच आई हैव बिन ऑब्जर्विंग सिंस द लास्ट 4-5 ईयर्स, कि बच्चे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को छोड़कर आ जाते हैं एंड वही चीज़ उनके न्यूमेरिकल्स में थोड़े से उनके मार्क्स में कट जाता है. सो आई वुड से कि अगर आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके न्यूमेरिकल में वो आप एक बार थॉरली क्रॉस चेक कर लें. एंड जो आपका आंसर है वो आपका आंसर, फॉर इंस्टेंस अगर आपको नेशनल इनकम का आंसर क्वेश्चन आया है कि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है थ्रू ऑल 3 मेथड्स, सो द आंसर शुड बी टैलीड विद ऑल 3 मेथड्स. अगर आपका आंसर वेरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उसमें थोड़ी सी गलती करी है. सो मेक श्योर कि ये जो 3 गलतियां इन माई व्यू पॉइंट बच्चे करते हैं, नंबर 1 इज लैक ऑफ प्रेजेंटेशन, ओनली फोकसिंग ऑन थ्योरी. नंबर 2 कि वो न्यूमेरिकल पोर्शन अपना कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स की वजह से थोड़ा सा वीक करके आ जाते हैं. एंड नंबर 3 पैराग्राफ्स में ना लिखने के बजाय आप उसको पॉइंट वाइज और हाईलाइट करके लिखें. थैंक यू सो मच देवे जी. देवे जी, परफेक्ट मार्क्स की आई एम श्योर हर बच्चे की चाह होती है. परफेक्ट मार्क्स मतलब 100 और 100, राइट? ओके, तो 100 और 100 लाने के लिए आप क्या प्रो टिप देना चाहेंगी बच्चों को? पहले ये एक ड्रीम हुआ करता था कि जैसे मैथ्स में 100 ऑन 100 आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स में नहीं आते, बट आई डोंट थिंक आज के एरा में ये एप्लीकेबल है. अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करी है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आपने अपने सारे के सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ जोड़कर रखा है, सो आई एम वेरी श्योर कि आप इसमें जो शतक की दौड़ है वो आप अपनी पूरी कर सकते हैं. दिव्या जी, मेरे मन में सवाल है दैट बच्चे टेस्ट तो लिखते हैं, उस टेस्ट को एनालाइज कैसे करें? बिकॉज इन आवर केस व्हेन वी प्रिपेयर फॉर कंपटीशन वी हैव अ टिपिकल एनालिसिस का पैटर्न. तो आप कैसे सजेस्ट करती हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर को एक्चुअली एनालाइज किया कैसे जाएगा? बच्चा टेस्ट तो लिख लेगा, बट हाउ डज ही और शी नोज दैट ही और शी इज डन वेल? सी, एज फार एज माई इंस्टीट्यूट इज कंसर्न्ड, जब भी हम लोग टेस्ट लेते हैं वी मेक श्योर कि पहले हम एवरी चैप्टर का टेस्ट कवर करें. फॉर इंस्टेंस देर आर 23-24 चैप्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम एक एक चैप्टर का इंडिविजुअल टेस्ट लें. और आज का जो पैटर्न है दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस क्वेश्चंस, और आज एक नया पैटर्न भी ऐड हो गया है कि उसमें आपको एक पैराग्राफ फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लिख कर दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपको एनालाइज करना होता है. सो वेर एवर यू स्टडी, आई थिंक एवरी टीचर इज वेरी कॉम्पिटेंट. आप अपने टीचर को बोल सकते हैं कि हमें रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, डेटा एनालिसिस क्वेश्चंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जिनका इंटरप्रिटेशन लेना होता है, उसकी हमें ज़्यादा तैयारी कराई जाए, क्योंकि आज का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है एज कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर्स. तो आज के इन सिंक रखने के लिए आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी. सो मेक श्योर दैट योर रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो मैक्सिमम वेटेज रख रहे हैं दोनों बुक्स आपके मिला के, मैक्रो एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड डेटा पिक्चर बेस्ड एनालिसिस, तो ये जो आपकी तैयारी है ये आपको उसी हिसाब से करनी है. आज का जो पैटर्न है उसमें स्ट्रेट क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाएंगे, मोस्टली आपके ट्विस्टेड एंड ट्वर्ल्ड क्वेश्चंस आएंगे, और उसके लिए आप जिस भी टीचर पे जाते हैं आप उनको बोलिए कि आपकी इसी वे में तैयारी कराएं, एंड आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी. तो इसके लिए कुछ जो प्रो टिप्स आई वुड लाइक टू शेयर विद माई स्टूडेंट्स इज कि आज का जो पैटर्न है इसमें ना एक तरह के जो क्वेश्चंस आने लगे हैं विच आर डेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें आपको जो पिक्चर्स बना के देते हैं उसका आपको इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करना होता है. तो कई बार बच्चे पिक्चर को देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पिक्चर में एक्चुअली बोला क्या गया है, एंड अनलेस एंड अनटिल यू प्रिडिक्ट द पिक्चर वेल तभी आप उसके बारे में लिख पाएंगे.
तो इस चीज़ को तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे. एवरी सैम्पल पेपर हैज़ न्यूमरस क्वेश्चंस ऑफ दीज डेटा पिक्चर बेस्ड. तो अगर आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कैसे इन डेटा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को हम रीड करें, एनालाइज करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड्स में. जो दूसरी चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स में आपके 100% नंबर आएँ, तो उसके लिए जैसे अभी मैंने पहले मेंशन किया, जितना ध्यान आप अपने लिखने पे करते हैं, मेक श्योर दैट योर पेपर इज़ वेरी वेल प्रेजेंटेड. योर पेपर शुड लुक ब्यूटिफुल विद योर डायग्राम्स, विद योर फ्लो चार्ट्स, विद योर इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग एस्पेक्ट्स. ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है. और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आप पहले उन पे फोकस करिए. लास्ट के कुछ दिनों में अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को पहले लेकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल वीक होगा. तो जो आपने स्टार्टिंग से तैयारी करी है, जो आपके चैप्टर्स आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप उन्हीं पे अभी फोकस करिए. जो आपके वीकर साइड वाले चैप्टर्स हैं अभी के लिए उनको आप थोड़ा सा साइड रखें, उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है. बट मेक श्योर कि जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं जिनसे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लाइक आई मेंशन, जिनके वेटेज ज़्यादा हैं, उन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी अपना फोकस मेंटेन करिए. और जहाँ पर आपको लगता है थोड़ा आप लैग बिहाइंड करते हैं, उनके लिए आप लास्ट के 1-2 दिन में अपनी तैयारी कर सकते हैं. तो ये मेरे कुछ प्रो टिप्स रहेंगे बच्चों के लिए. मेक श्योर योर पेपर इज़ वेरी वेल प्रेजेंटेड. डेटा पिक्चर वाले क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करने हैं विद द हेल्प ऑफ सैम्पल पेपर्स, एंड ओनली फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एज ऑफ नाउ. और अगर आप वीक पॉइंट्स को अभी फोकस करेंगे, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक होगा. So that's great दिव्या जी. आई एम श्योर बच्चे इस नॉलेज को लेके अपने 8 दिनों को आगे बढ़ाएंगे, एंड आई एम श्योर शतक की आपको दौड़ लगेगी इस बार ग्वालियर में. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. नमस्कार.